नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अमृता प्रीतम की लघु कथा, जिसका शीर्षक है कमीन। वीरा का पिता करमचंद के खेत में मजदूरी करता था। बाप की मौत के समय उसकी इकलौती बच्ची वीरा की उम्र करीब 10 महीने थी। भरी जवानी में उसकी मौत हो गई थी और पूरे गांव के लोगों का दिल वीरा की विधवा जवान माँ के दुख से द्रवित हो गया था। अक्सर लोग उसकी मदद कर देते थे। वीरा का पिता जुलाहा था और कुछ लोग उसे और भी कमीन जाति का कहते थे। एक बार जब गांव में प्लेग का प्रकोप हुआ था, तो गांव के गांव खाली हो गए थे। इसी प्रकोप का शिकार वीरा के दादी, दादा और दूसरे संबंधी हो गए थे। बस वंश की एकमात्र निशानी वीरा का असहाय पिता बच गया था और तब से वह करमचंद के खेतों में मजदूरी करता था। गांव की स्त्रियां वीरा की माँ से रसोई का काम तो नहीं कराती थी, पर घर के ऊपरी कामों की, जिनमें छुआछूत नहीं थी, उनकी कमी नहीं थी। अधिकतर वह करमचंद के घर का ही काम करती थी। करमचंद की पत्नी कंजूस नहीं थी, इसलिए अक्सर वीरा को भी पीने को दूध मिल ही जाता था। करमचंद ने हजारों मनौतियों के बाद बड़ी अवस्था में एक पुत्र रत्न पाया था और उसने उसका नाम रखा था रूपचंद। रूपचंद की माँ अपने बच्चे को प्यार करते अघाती न थी। अक्सर कहा करती, यही मेरा पहला और आखिरी बच्चा है। वीरा रूप से 7-8 वर्ष की छोटी थी। खेल में इन दोनों का कोई जोड़ नहीं था, लेकिन खेलने को और साथी नहीं थे, इसलिए वीरा ही रूप के लिए एक प्यारा खिलौना सी बन गई थी। रोटी खाने के पहले रूप वीरा को अपने पास बुला लेता और उसे भी अपने शटरस भोजन में से एक हिस्सा दे देता। रात को जब माँ उसे मलाई वाला दूध पीने को कहती, तो वह बाहर से झनकार करता। तब माँ वीरा को बुलाती और उसे भी अलग एक कटोरी में दूध देकर कहती, देखें पहले कौन पीता है। मैंने आंखें बंद कर ली हैं। मैं जानती हूँ मेरा रूप पहले पिएगा। और जब वह आंखें खोलती तो देखती दोनों बच्चे दूध पी चुके हैं। पास पड़ोस की औरतें उसे कई बार कहती, छी छी, तुम इस कमीन की लड़की को क्यों इतना सर चढ़ाती हो। जो भी तुम्हारा बेटा खाता है, पास ही बैठकर वह भी खाती है। लोग अपने बेटे को छिपाकर खिलाते हैं कि किसी की नजर ना लग जाए, और तुम तो क्या हुआ बहन, मैं इस लायक कहाँ थी। जाने किसके पुण्यों के प्रताप से मुझे यह मिला है। मैं कैसे किसी बच्चे को बिलखते देख सकती हूँ। अक्सर वह यही उत्तर देती। वीरा अब 9 वर्ष की होकर कामों में अपनी माँ का हाथ बटाने लगी थी। जब उसकी माँ बर्तन मलती, तो वह अपने छोटे छोटे हाथों से साफ पानी से धोती और उठाकर रखती। माँ कपड़े धोती, तो वह सूखे कपड़ों को बटोर कर तह लगाकर रखती। करमचंद के पास जमीन बहुत थी। गांव में सबसे शानदार उसकी पक्की हवेली थी। 16-17 के होते ही रूप के लिए रिश्ते आने लगे। मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी, जाने किसके पुण्य से इस योग्य हुई हूँ, माँ कहती। और कुछ ही दिनों बाद देखभाल कर पास के गांव की एक अमीर घर की लड़की से रूप की सगाई हो गई। पर विधि की विडंबना, कुछ ही दिन बाद रूप की माँ 2 दिन के साधारण ज्वर से मन की मन में लेकर इस लोक से चली गई। करमचंद की जैसे आंखों की रोशनी चली गई। वीरा की माँ ने ठीक एक अच्छी गृहिणी की तरह घर को संभाल लिया। कमीन होने के कारण वह रसोई का काम नहीं कर सकती थी। इसके लिए एक महराजिन रख ली गई। करमचंद की उजड़ती गृहस्थी फिर से बस गई थी। वीरा बेटी, मेरी सोटी तो पकड़ाना। आज क्या तरकारी बनाई है। मैं आज दूध नहीं पीऊंगा। भले ही वह काम महाराजिन के थे, पर करमचंद हर बात वीरा से ही पूछते। वीरा करमचंद का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर बिठाती, बिस्तर ठीक करती और वह जो कहते सब संभालती। लोग कहते, करमचंद खुद भी कहते, अब तो रूप का ब्याह कर देना चाहिए, बहू आकर घर संभाले। और इसलिए जल्दी ही वह रूप के ब्याह की तारीख निश्चित कराया। कामों की अधिकता स्वाभाविक थी। वीरा की माँ पल पल पर रूप की माँ को याद करती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वीरा भी ब्याह के कामों में बड़े चाव से हाथ बटा रही थी। वीरा और उसकी माँ भी बारात के साथ गई।
वीरा दुल्हन के घर गई। उसने एक सहेली की तरह दुल्हन शिब्बो के हाथों में मेहंदी रचाई और जब शिब्बो को हल्दी चढ़ाई गई तो वीरा बराबर गीत गाती रही। वीर ने ही उसके लंबे काले बालों को लाल रंग की चोटी डालकर गूंथा। शिब्बो का हाथ कुछ भारी था। हाथी दांत का लाल चूड़ा उसके हाथ पर आसानी से नहीं चढ़ रहा था, इसलिए वह शिब्बो का बायां हाथ अपने हाथों से सहलाने लगी। शिब्बो के एक हाथ में लोहे का कड़ा पहनाकर उसके साथ धागे में गढ़ी और कौड़ियाँ गूंथ कर बांधी गई थी। वीरा बार बार उसे हाथ से छू रही थी। यह लो, मैं अपना चूड़े वाला हाथ तुम्हारे सिर पर रखती हूँ। तुम्हारी भी शादी जल्दी हो जाएगी। जहाँ शिप्पू ने अपनी अन्य कुमारी सहेलियों के सिर पर अपना कलीरों और चूड़े वाला हाथ रखा, वहाँ उसने वीरा के सिर पर भी 2 बार रखा। वीरा बहुत खुश थी। जब रूप और शिब्बों की भावरें पड़ने लगी तो वे मगन सी देखती रही। डोली का समय आया। शिब्बो के मायके की औरतें रोने लगीं। अब वह ससुराल की दौलत थी और मायके वालों के लिए मेहमान। सब नई दुल्हन शिब्बो के पास बैठना चाहती थी, पर वीरा समझ रही थी कि शिब्बो पर अब इस सब की अपेक्षा उसका अधिक अधिकार है, इसलिए वह शिब्बो के पास ही बराबर बैठी रही। शिब्बो की सहेलियां जाने क्या क्या उसके कानों में कहना चाहती थी, किंतु वीरा के कारण उन्हें एकांत नहीं मिल रहा था। आखिर एक लड़की ने कह दिया, देखो ना, ये कमीन लड़की शिब्बो के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। वीरा का मुंह उतर गया। वह वहां से बाहर चली गई। शिब्बो ससुराल में आकर नई दुल्हनों की तरह मेहमान नहीं बनी। 15 दिन बाद ही वह घर की मालकिन होकर काम करने लगी। उसके बाद वह मायके भी बहुत कम दिन नहीं रह पाई। ऊपर का सब काम वीरा और वीरा की माँ ही करती थी, लेकिन उन कामों की भी कमी नहीं थी जिनमें मैं माँ बेटी नहीं कर सकती थी। करमचंद बहू पर आशीर्वादों की झड़ी लगाए रहते, पर साल बीतते जा रहे थे। शिब्बो को जैसे उनके आशीर्वाद फल नहीं रहे थे। लोग कहते, जहाँ जरूरत है वहाँ ईश्वर नहीं देता। उसका शरीर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि अक्सर वीरा की माँ शिब्बो से कहती, पास तो दमड़ी भी नहीं है और वीरा छत को हाथ लगा रही है। तुम क्यों इसके लिए चिंतित हो वीरा की माँ? जहाँ इसका भाग्य होगा एक दिन चली जाएगी, शिब्बो कहती। अब रूप और शिब्बो की शादी का 6वां वर्ष चल रहा था। करमचंद के आशीर्वाद निष्फल जा रहे थे। वे उदास से कहते, मेरे भाग्य में यही बदा है। और आखिर एक दिन उनकी मौत आ पहुंची। वह पोता देखने की इच्छा के साथ ही हमेशा के लिए सो गए। लोगों का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता, रूपचंद की ही अब अकेली जान रह गई, करमचंद का नाम निशान मिट जाएगा। कोई कहता, इतने खेत हैं, इतना रुपया पैसा है, इन सब का क्या होगा? अब भी शिब्बो पहले की ही तरह घर को साफ रखती, हर चीज को चांदी की तरह चमकाती रहती, पर उसका अपना चेहरा रोज रोज मैला होता जा रहा था। रूपचंद ने कभी उसे कुछ नहीं कहा था, पर वह सोचती, आखिर कब तक मेरा लिहाज करेंगे। आखिर एक दिन शिब्बो ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति से दूसरे विवाह के लिए कहा। रूपचंद बात को टालना चाहता था, पर शिब्बो बार बार उठा बैठती। तुम मेरी था ले रही हो शिब्बो? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मुझे किसी की भी कसम दिलवा लीजिए, मैं दिल से कह रही हूँ। पर मुझे मुझे तो बच्चे की कोई जरूरत नहीं है। सारी उम्र? हाँ, सारी उम्र। और रूपचंद बाहर चला गया। शिब्बो उस दिन खुश थी। वह वस्तुतः अपने पति के मन की था ले रही थी। उसका ऐसा इनकार सुनकर उसे शांति सी हुई। वीरा अब युवती हो गई थी, अपनी उम्र से कुछ बड़ी लगती थी। रंग उसका गेहुआ था, पर उसमें एक ऐसा आकर्षण था जिसकी अवहेलना कदाचित ही कोई कर सकता था। उसकी माँ अक्सर शिब्बो से उसके विवाह की बातें किया करती थी। एक रात शिब्बो ने रूपचंद से वीरा की शादी का जिक्र किया कि जल्दी ही कहीं उसके वर की खोज करनी चाहिए। उसके बाद वह वीरा को जो चीजें देना चाहती थी उनकी बातें करती रही। रात काफी बीत चुकी थी, पर रूपचंद जाग रहा था। शिब्बो, सहसा उसने कहा, कहिए, एक बार तुमने। फिर वह चुप सा हो गया। फिर बोला, जात पात का ख्याल आजकल कौन करता है? अगर वीरा। अचानक ही वह फिर से चुप हो गया। शिब्बो कुछ समझी नहीं। वीरा इतने दिनों से हमारी सेवा कर रही है और हमेशा तुम्हारी सेवा करेगी, मैं जानता हूँ। अब शिब्बो समझ गई।
और वह पहली बार अविश्वास से अपने पति को देखने लगी। वीरा, शिब्बो ने इतना ही कहा और फिर उसने अपने चूड़े से खेलती छोटी वीरा का स्मरण हो आया और फिर उसे याद आया उसे अपना चूड़े वाला हाथ 2 बार वीरा के सर पर रखा था। उसका दिल घबरा सा उठा। तभी क्यों न वीरा को ही वह चूड़ा पहना दिया गया। तब से जाने कैसा एक पत्थर शिब्बो ने अपने दिल पर रख लिया। वह सोचती, पुरुष हर तरह की मनमानी करने को स्वतंत्र है, स्त्री उसे रोक नहीं सकती। मैं अगर यह बात मान जाऊंगी तो यह मेरे लिए अच्छा ही रहेगा। न भी मानूंगी तो भी वीरा नहीं तो कोई दूसरी मेरी जगह आ जाएगी, फिर क्यों ना वीरा ही। और एक दिन उसने वीरा की माँ से वीरा को मांग लिया। उफ, यह क्या कहती हो बहुरानी, जैसी बेटी वीरा वैसी तुम, वह रोकर कह उठी। पर शिब्बो ने हठ ठान लिया। यही उसके भाग्य में था, वीरा की माँ। और दूसरे दिन लोगों ने सुना, उस घर की कमीन नौकरानी वीरा अब उस घर की बहू बनेगी। रूपचंद के सामने तो किसी ने कुछ ना कहा, पर बुजुर्ग ने यही कहा, रूपचंद, अगर तुम बिरादरी की किसी भी लड़की के लिए कहते तो तुम्हें, पर एक कमीन की लड़की से शादी। कोई बात नहीं चाचा, आजकल जाति कौन देखता है, उसने हंसकर उत्तर दिया। लोगों ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, पर धीरे धीरे उसके घर का खाना पीना छोड़ दिया। जब जब शिब्बो का मन उदास होता, उसे घर में और भी लगाए रखने का प्रयत्न वीरा करती। घर का काम धाम तो सब वीरा करती, लेकिन रुपए पैसे गहने जेवर सबका अधिकार वह शिब्बो पर ही डाले रखती। उसने कभी स्वयं एक पैसा भी अपने हाथ से नहीं छुआ। लेकिन अभी उसका लाल हाथी दांत का चूड़ा मैला भी न होने पाया था कि अचानक पंजाब के बुरे दिन आ गए। लोग अपने पड़ोसियों के घर छुरियों पर सान चढ़ाते देखते। लोग अपने घरों में छोटे बड़े हथियार जमा करने लगे। कितने लोग लाल मिर्च पीसकर अपने घर जमा करने लगे। कईयों ने आग बुझाने के लिए बोरे के बोरे रेत भरकर अपने घर में रख लिए। स्त्रियों ने उस बदनसीबी की कल्पना की आतताई जब उनका सतीत्व हरण करने पर उतारू होंगे, वह अफीम खाकर आत्महत्या कर लेंगी। आग भीतर ही भीतर सुलग रही थी। एक दिन के बाद ही धुआं दिखाई देने लगा और फिर आग के शोले भड़क उठे। एक गांव का दूसरे गांव से संबंध नहीं रहा। जहां जो था वहीं रह गया। किसी और का आता पता पूछने की सुध न थी। वीरा की माँ वीरा की शादी के 8 दिन बाद ही अपने किसी दूर के रिश्ते के भाई के यहाँ चली गई थी। बेटी के घर रहना उसे अच्छा नहीं लगा। रूपचंद की बड़ी हवेली में सिर्फ शिब्बो और वीरा ही रह गई थी। हो हल्ला शुरू हुआ तो रूपचंद का एक रिश्ते का भाई और एक भतीजा सुरक्षा के ख्याल से पुरानी बातें भूलकर अपना घर छोड़कर रूपचंद की मजबूत हवेली में आकर रहने लगे। भाई ने अपने तीनों बच्चों को लुधियाना अपनी बहन के पास पहुंचा दिया था। पति पत्नी यहीं रह गए थे। भतीजे की शादी वीरा की शादी के 1 ही महीना पहले हुई थी। उसकी पत्नी के हाथ का चूड़ा भी अभी सुर्ख था। दुर्भाग्य ने तीनों परिवारों को एक साथ रहने पर विवश कर दिया था। फिर भी इन परिवारों के अहंकार ने उन्हें सहयोग के सूत्र में न बंधने दिया। खाना अब भी सबका अलग अलग बनता था। अपनी ओर से ये यूं भी वीरा बहुत कम रसोई में हाथ डालती थी। वीरा से कोई भी शिकायत किसी को नहीं थी, तो यह भी काश वह कमीन ना होती। कयामत का दिन इसके साथ शायद कोई नहीं आना था। रूपचंद का भाई बाहर खेतों में ही मार डाला गया और खुद रूपचंद रात को हवेली की रखवाली करता हुआ मारा गया। सारी रात हवेली के बंद दरवाजे टूटते रहे और भीतर से औरतों के रोने की आवाज़ें तेज़ होती गई। वीरा ने अपना नया चूड़ा, अपना सुहाग चिन्ह तोड़ डाला। यह कैसी तकदीर थी। कमीन कुल में जन्म लेकर भी वह इतने उच्च कुल की वधू बनी और फिर उसके साथ ऐसा भयंकर खेल। उसका सब कुछ उससे छिन गया। घर में अब एक ही मर्द, रूपचंद का भतीजा, रह गया था। वह बंदूक लिए खिड़की में बैठा था और किसी को भी हवेली तक पहुंचने नहीं देता था। पर अभी सुबह न हुई थी कि हवेली के मजबूत दरवाजों पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी गई। हवेली के पिछवाड़े ऊंची और पत्थर की तरह मजबूत दीवार से कई बार नीची छतें थीं। रस्सियों की सहायता से नज़ीर उनमें से एक पर पहुंच गया और फिर एक दूसरी को लांघता हवेली की छत पर आ गया। औरतों ने सुन रखा था कि आग लगने पर सबसे पहले छत गिरती है, फिर दीवारें और सीढ़ियाँ। शिब्बो, वीरा
और वह दोनों औरतें कांपती हुई हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल की सीढ़ियों में बैठ गईं। बाहर धुएं के अतिरिक्त उसे कुछ भी दिखाई न पड़ा। जैसे जैसे आग तेज होती गई, लोगों की आवाज़ें दूर होती गईं। तभी किसी का हाथ वीरा के कंधे पर पड़ा। आवाज़ आई, वीरा। वीरा कांप उठी। नज़ीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़ी आजीजी से कहा, वीरा, जो कुछ होना था हो गया। अब ऐसी मौत मरना ठीक नहीं है। वीरा जैसे होश में नहीं थी। उसने अपने पड़ोसी नज़ीर को भी नहीं पहचाना, न उसकी बात समझी। खुदा गवाह है वीरा, पूरे साल भर से मैं एक दिन भी नींद भर सोया नहीं हूँ। हर पल मैं तेरे ही सपने लेता रहा हूँ। तुम कौन हो? तुम्हें क्या हो गया है वीरा? मुझे भी नहीं पहचानती? मैं तुम्हारा पड़ोसी नज़ीर हूँ, नज़ीर अहमद। जब भी तुम खेतों पर जाती थी, मैं कुएं पर बैठा रहता। अपनी इस जवानी पर रहम खाओ वीरा। अगर तुम जिंदा किसी की दूसरे के हाथों पड़ गई तो तुम्हारी इज्जत नहीं बचेगी। मैं सारी उम्र तुम्हारा गुलाम बन रहा रहूंगा। इस पिछले रास्ते से मैं तुम्हें फूलों की तरह उठा ले जाऊंगा। जल्दी करो वीरा, अभी पूरी हवेली जलकर राख हो जाएगी। आग की लपटों ने वीरा के चेहरे को रोशन कर दिया था और उसने नज़ीर की आंखों में गहरे होते देखा। एक बात मानोगे? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा वीरा, सारी उम्र मानता रहूंगा। सारी उम्र नहीं नज़ीर, अभी सिर्फ एक बात। तुम शिब्बो और इन दोनों औरतों को यहाँ से खैरियत से बाहर निकाल दो। इन्हें बचाओ नज़ीर, किसी भी तरह। मेरे वो इनकी रक्षा के लिए ही कुर्बान हो गए। उन्होंने इन दोनों को आश्रय दिया था। इनकी बेहुरमती हुई तो उनकी रूह कयामत तक तड़पती रहेगी नज़ीर। ये कैसे हो सकता है वीरा? वो लोग तो तुम औरतों को जिंदा चाहते थे। कोई दूसरा उपाय न देखकर आखिर उन्होंने आग लगाई। यह सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करूंगी, नहीं तो इसी आग में जलकर उनके पास पहुंच जाऊंगी। अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सच कह रहे हो? खुदा गवाह है, मुझे विश्वास है। नहीं तो आज इस आग से कोई भी मुझे न बचा पाएगा, तुम भी नहीं नज़ीर। आग की लपटें गहरी सुर्ख हो गई थी। लोगों की आवाज़ें बंद हो गई थी। एक एक औरत को नज़ीर ने अपनी मजबूत बाहों में उठा उठाकर साथ की नीची छत पर उतारा। वीरा धुएं को चीरकर नीचे उतरी, हाथ में खाली बंदूक पकड़े रूपचंद के भतीजे की बाह पकड़कर उसे ऊपर ले आई। वह जैसे अर्धमृत सा चुपचाप वीरे के पीछे पीछे ऊपर आया और पहले साथ वाली छत पर, फिर दूसरी नीची और अंत में सभी नज़ीर के घर जा पहुंचे। आग की लपटें आकाश को छू रही थीं, परंतु लोग अब आग बुझा रहे थे क्योंकि इससे पड़ोसी घरों को खतरा पहुंच रहा था। 2 दिनों के बाद जब लोगों ने राख में ढूंढा तो उन्हें न तो किसी की हड्डियां मिली, न ही पिघला हुआ सोना चांदी। लोगों ने समझा शायद हड्डियां भी जलकर राख हो गई थी। आधी रात बीत चुकी थी। अंधेरे में दूर गन्ने के एक ऊंचे खेत में 3 घोड़ों के बीच वाले घोड़े पर बैठी शिब्बो के घोड़े के पास खड़ी वीरा ने उसकी कमर में गहनों की पोटली बांधी और शिब्बो के हाथों को चूमकर फिर उसके पैरों को छूकर वह खेतों में अदृश्य हो गई। गांव के लोग केवल यह जानते हैं कि रूपचंद ने जिस कमीन लड़की की शादी की थी, उसे पता नहीं कैसे नज़ीर ने हवेली में से जिंदा निकाल लिया और अब उससे निकाह करके बाकायदा उसे अपनी बीवी बना लिया। धन्यवाद।